साथियों, इस वीडियो में मैं आपसे बात करने जा रहा हूं, जैसा कि आप सभी को मालूम है लैब असिस्टेंट एग्जाम के स्क्रूटनी फॉर्म भरे जा रहे हैं और उसके बाद डीवी शेड्यूल जब भी जारी होगा, उसके बाद जब आपकी डीवी शुरू होगी तो उसमें कौन कौन से आपके डॉक्यूमेंट चेक किए जाएंगे, किस तरह से आपको सेट तैयार करने हैं, उसके बारे में चर्चा करने जा रहा हूं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि 31 तारीख तक तो आपके स्क्रूटनी फॉर्म भरे जाएंगे और उसके बाद विभाग द्वारा डीवी शेड्यूल को लेकर जब भी अपडेट आएगी हम आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से सूचित कर देंगे। इस यूट्यूब चैनल पर आपको लैब असिस्टेंट एग्जाम, चाहे वो साइंस वाले हो या जियोग्राफी वाले, उन एग्जाम से जुड़ी पल पल की अपडेट दी जाती है। फिर चाहे वो आपके स्क्रूटनी फॉर्म को लेकर हो, दस्तावेज फॉर्मेट को लेकर हो, तो दस्तावेज फॉर्मेट की अगर मैं बात करूं, जैसे कि दहेज, हस्तलिखित, धूम्रपान, कूटरचित, संविधान, बच्चों संबंधी, संतान संबंधी, आयु में छूट, विकल्प पत्र, तो ये सभी फॉर्मेट आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिल जाएंगे, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, कमेंट बॉक्स में भी पिन कर रखा है। अगर अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया तो आप जाके ज्वाइन कीजिए और कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स पूछिए। तो चलिए मैं बात करता हूं कि डीवी आपके जब भी आयोजित की जाएगी कि तो किस तरह से आपके डॉक्यूमेंट चेक किए जाएंगे, क्या रहेगा प्रोसेस, उसके बारे में चर्चा करने जा रहा हूं। इस वीडियो को बिना स्किप किए कंप्लीट देखें और वीडियो पसंद आए तो एक बार वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि पहले दिन जिन भी साथियों का डीवी होगा उनसे भी रिव्यू लेकर हम आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से बता देंगे कि किस तरह से डीवी आयोजित करवाई गई है, कौन अगर समस्या हुई तो उसका समाधान क्या बताया गया, ये सभी जानकारी आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से दी जाएगी। तो जैसा कि सभी को मालूम है 17 तारीख से आपके स्क्रूटनी फॉर्म शुरू हुए थे और स्क्रूटनी फॉर्म में फिर से कह रहा हूं केवल उन्हीं कैंडिडेट को फिल करने हैं जिनके नंबर जो आपकी कैटेगरी में कट ऑफ दे रखी है उस कट ऑफ से ज्यादा या उस कट ऑफ जितने नंबर है, केवल उन्हीं कैंडिडेट को स्क्रूटनी फॉर्म फिल करना है। लिस्ट में नाम है उन सभी कैंडिडेट को स्क्रूटनी फॉर्म फिल नहीं करना है। स्क्रूटनी फॉर्म के लिए आपके मार्क्स है वो कट ऑफ से ज्यादा होने चाहिए या फिर या आपकी जो कैटेगरी में कट ऑफ दे रखी है उतने होने चाहिए, और बाकी जिनको स्क्रूटनी फॉर्म भरना होगा उन्हीं को एसएसओ आईडी पर लिंक शो होगा, सभी कैंडिडेट को वैसे भी शो नहीं होगा। तो स्क्रूटनी फॉर्म आपकी लास्ट डेट 31 अगस्त है। लास्ट डेट का इंतजार मत करिए, क्योंकि एंड टाइम पर ज्यादातर सर्वर दिक्कत आती है, इस समय उस समय बॉस आती है, वो स्क्रूटनी फॉर्म फिल नहीं कर पाते हैं। तो मैं आपसे यही कहना चाहूंगा जितना जल्दी हो सके आप अपना स्क्रूटनी फॉर्म फिल कर लीजिए और स्क्रूटनी फॉर्म 31 अगस्त तक फिल होंगे और उसके बाद विभाग द्वारा जब भी अपडेट आएगी तो हम आपको इस YouTube चैनल के माध्यम से बता देंगे। कुछ साथी कह रहे थे कि आचार संहिता में क्या डीवी होगी या नहीं होगी, क्या इसके लिए चुनाव आयोग से परमिशन लेनी होगी या नहीं होगी। तो मैं आपको बता देता हूं, पिछली बार जब आरएसएस बोर्ड लोकसभा चुनाव हो रहे थे तो उस समय रिजल्ट की बात करें तो रिजल्ट के लिए तो चुनाव आयोग से परमिशन मांगी गई थी, लेकिन वो नहीं मिली। लेकिन इस बीच कुछ एग्जाम थे उनके डीवी शेड्यूल जरूर जारी किए गए थे आरएसएस बोर्ड द्वारा। तो इसका मतलब ये हुआ कि या तो डीवी के लिए विभाग को ना तो परमिशन लेने की आवश्यकता होगी, अगर परमिशन लेने की आवश्यकता होगी तो उन्हें परमिशन मिल जाएगी। ऐसा ही है कुछ, क्योंकि पिछली बार लोकसभा चुनाव जब आपके हुआ था तो 16 मार्च से लेकर 6 जून तक आपके आचार संहिता लागू हुई थी और उसी के मध्य आपके एग्जाम के डीवी शेड्यूल भी जारी हुए थे, डीवी भी आयोजित करवाई गई थी। आप नोटिफिकेशन देख सकते हैं आरएसएस बोर्ड की जो पुरानी वेबसाइट है वहां पर जाकर, जिससे कि आपको पता चल सकेगा। तो चलिए अब बात करते हैं जब आपका डीवी होगा तो किस तरह से आयोजित होगी, किस तरह से आपके डॉक्यूमेंट चेक की जाएंगे। तो अगर मैं डॉक्यूमेंट की बात करूं तो उससे पहले मैं आपको बता देता हूं, बहुत साथी कह रहे थे अटेस्टेशन फॉर्म हमें कहां मिलेगा, तो मैं आपको बता देता हूं। अभी जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है ये अटेस्टेशन फॉर्म है, ये आपको कहां पर मिलेगा, ये आप बोर्ड की वेबसाइट से भी जाके डाउनलोड कर सकते हैं। अगर वहां से आपसे नहीं हो रहा, आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाइए, टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन करने के बाद फाइल सेक्शन में जाइए, सर्च कीजिए स्क्रूटनी फॉर्म, वहां पर एक स्क्रूटनी फॉर्म जो ऑफलाइन बोर्ड की वेबसाइट पर अपलोड है उसका आपको प्रिंट देखने को मिलेगा, उस पीडीएफ को ओपन कीजिए और उसी पीडीएफ के लास्ट में आपको ये अटेस्टेशन फॉर्म का जो फॉर्मेट है ये देखने को मिलेगा और आप अपने अनुसार फिल कर सकते हैं। यहाँ पर जो भी डाटा दे रखा है वो आपको फिल करना होगा और सभी कैपिटल लेटर में ही आपको लिखने होंगे। तो जब आपका डीवी शुरू होगा तो उसमें आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट तैयार रखने हैं, तो सभी डॉक्यूमेंट आपको ओरिजिनल भी लेके जाने हैं और उनके फोटोकॉपी सेट भी लेके जाने हैं। ओरिजिनल आपके चेक करने के बाद आपको वापस दे दिए जाएंगे और फोटोकॉपी सेट है वहां पर सबमिट होगा। तो आपको एक सेट अपने पास भी संभाल के रखना है ताकि भविष्य में आपके काम आएगा। तो जब डीवी शुरू होगा तो सबसे पहले आपके गेट पर एंट्री होगी तो उस समय आपसे आपका बायोमेट्रिक किया जाएगा, आपका आईडी प्रूफ चेक किया जाएगा, क्योंकि आपको एक आईडी कार्ड भी साथ में लेके जाना होता है और मेजॉरिटी जहां दी जाती है वो आधार कार्ड को ही दी जाती है और आधार कार्ड पर आपका क्यूआर कोड होना भी कंपलसरी है। जब भी आपका डीवी शुरू होगा तो वहां पर आपके गेट पर ये सब चीजें की जाएगी और उसके बाद वहां पर आपको एक रूम नंबर अलॉट कर दिया जाएगा और वहां पर रूम नंबर में भी दल संख्या बता दी जाएगी कि आपको कहां पर पहुंचना है। जैसे ही रूम नंबर अलॉट होता है उसके बाद आपको जो वहां पर अलग अलग टीमें होगी,
लगभग हर भर्ती परीक्षा में यही होता है कि जो भी डीवी जिस भी कैंडिडेट का होता है उसके सामने दो सदस्य होते हैं, एक आपका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट चेक करता है और दूसरा आपके फोटोकॉपी जो सेट है उसको चेक करते हैं। और कोई भी समस्या होगी तो वो तुरंत आपको बता देंगे कि ये आपके डॉक्यूमेंट में कमी है, आपको टाइम पीरियड दिया जाएगा, उस टाइम पीरियड के अंदर आप दिखा सकते हैं। अगर आप उसी दिन दिखा सकते हैं तो उसी दिन भी दिखा सकते हैं, बाकी आपको एक टाइम पीरियड दे दिया जाएगा, उस टाइम पीरियड के अंदर अंदर आपको दिखाना होगा। अगर आप नहीं दिखाओगे तो फिर आपको प्रोविजनल कर दिया जाता है, क्योंकि प्रोविजनल ज्यादातर इसी केसेस में किया जाता है कि अगर आपके कोई डॉक्यूमेंट में कमी रह गई है और आपने वो नहीं दिखाया है तो पेंडिंग है तो आपको प्रोविजनल किया जाता है। अगर वो आप दिखा देते हैं सब कुछ सही है तो फिर आपको प्रोविजनल में नहीं रखा जाता है। तो इसमें आपके जो डॉक्यूमेंट चेक किए जाते हैं लगभग आरएसएस बोर्ड की हर भर्ती परीक्षा में चेक किए जाते हैं, उसी के अकॉर्डिंग बता रहा हूं। और एडवर्टाइजमेंट में जो क्वालिफिकेशन है उसी के अकॉर्डिंग बता रहा हूं। वीडियो पसंद आ रहा है तो एक बार वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिए, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आपको इस यूट्यूब चैनल पर लैब असिस्टेंट एग्जाम से जुड़ी पल पल की अपडेट देता हूं। और आगे भी जो भी अपडेट आएगी वो हम आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से सूचित कर देंगे, फिर चाहे वो आपके डीवी शेड्यूल को लेकर अपडेट बोर्ड दे या विभाग दे। तो सबसे पहले आपको एक 10th की सबसे ऊपर देखो, आपके जब डीवी शेड्यूल जारी होगा तो उसके साथ ही आपके डॉक्यूमेंट की भी चेकलिस्ट जारी होगी और डॉक्यूमेंट आपको किस क्रम में सेट रखना है वो भी बता दिया जाएगा। तो वो भी जब भी पीडीएफ आएगी हम आपको प्रोवाइड करवा देंगे। तो सबसे ऊपर जो आपकी चेकलिस्ट जारी होगी विभाग द्वारा वो चेकलिस्ट सबसे ऊपर रखनी होगी। उसी चेकलिस्ट में आपको जो जो दे रखा है, चाहे वो जाति प्रमाण पत्र हो, मूल निवास प्रमाण पत्र हो, आरसीआईडी हो, चरित्र प्रमाण पत्र, जो जो डॉक्यूमेंट का नाम जिक्र किया है उनके सामने पेज संख्या दे रखी होती है, वहां पर आपको पेज नंबर देने होते हैं। क्योंकि जब आपका सेट कंप्लीट हो जाता है तो वो चेकलिस्ट में देखते हैं पूरी लिस्ट डॉक्यूमेंट की कि ये डॉक्यूमेंट आपके सेट में है, और फिर उन्हें जो डॉक्यूमेंट चेक करना होता है उसके सामने जो आप नंबरिंग करते हैं फिर वो सेट में उसी पेज नंबर पर पहुंचते हैं और उन्हें वहां पर वो डॉक्यूमेंट मिलना चाहिए। इस तरह से आपको नंबरिंग करनी है। बाकी ये चेकलिस्ट वाला प्रोसेस में आगे जब शेड्यूल जारी होगा तभी भी इस यूट्यूब चैनल पर बता दूंगा कि किस तरह से आपको फिल करना होता है। तो आपको डॉक्यूमेंट है वो जो आपको चेकलिस्ट दे रखी है उस क्रम में सेट करने होंगे। फिलहाल जो मेजोरिटी मैं बता रहा हूं जो जो डॉक्यूमेंट ज्यादातर आमतौर पर मांगे जाते हैं, एक तो जो आपने स्क्रूटनी फॉर्म फिल किया, अगर नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिए। ये स्क्रूटनी फॉर्म आपको डीवी के समय भी लेके जाना होगा, और स्क्रूटनी फॉर्म में जो आपने फीस जमा की है उसकी रिसिप्ट भी आपको लेके जानी होगी। इसके अलावा 10th की मार्कशीट और प्रमाण पत्र, अगर किसी के 10th के अंक तालिका प्रमाण पत्र एक ही है तब कोई दिक्कत नहीं, आप वो लेके जाइए। जिनके अलग अलग है तो फिर उनको वो दोनों लेके जानी होगी। इसी तरह 12th की, ग्रेजुएशन की और पोस्ट ग्रेजुएशन की, अगर आपने एप्लीकेशन फॉर्म में शैक्षणिक योग्यता का जिक्र पोस्ट ग्रेजुएशन का भी कर रखा है तो आपको वो दिखानी होगी। अगर नहीं कर रखा है तो कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वैसे भी भर्ती 12th लेवल की है। लेकिन अगर आपने एप्लीकेशन फॉर्म में जो जो शैक्षणिक योग्यता का जिक्र किया है वो डॉक्यूमेंट आपको तो दिखाने होंगे। इसके बाद आरएससीआईटी सर्टिफिकेट, क्योंकि आपने देखा होगा कुछ कुछ डिपार्टमेंट है, इस बार लैब असिस्टेंट में 1-2 डिपार्टमेंट में आरएससीआईटी सर्टिफिकेट भी मांगा जा रहा है, तो फिर वहां पर आपको आरएससीआईटी सर्टिफिकेट भी दिखाना होगा। नहीं तो फिर आप जो विभाग आरएससीआईटी सर्टिफिकेट मांग रहा है अगर आपके पास नहीं है और उसमें अगर आपकी जॉब लगी है तो उसके लिए आप एलिजिबल नहीं होंगे। चरित्र प्रमाण पत्र टोटल 3 चाहिए होंगे, जिनमें से एक तो आपने जहां से भी अंतिम शिक्षा प्राप्त की है वहां का चरित्र प्रमाण पत्र होना चाहिए, और 2 अलग अलग राजपत्रित अधिकारियों द्वारा जारी किया होना चाहिए। और जो राजपत्रित अधिकारियों द्वारा जारी किया जाए ना वो आपका लेटेस्ट का होना चाहिए। एडवर्टाइजमेंट के अकॉर्डिंग यहाँ पर वहां पर लिखा हुआ कि 6 महीने से ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। इसके अलावा मूल निवास प्रमाण पत्र, आप राजस्थान के निवासी है तो आपको मूल निवास प्रमाण पत्र दिखाना होगा, और जो टीएसपी वाले हैं यानी कि नॉन टीएसपी वालों को मूल निवास प्रमाण पत्र और टीएसपी वालों को विशेष मूल निवास प्रमाण पत्र दिखाना होगा। अगर आप राजस्थान के निवासी है तो ये प्रूफ आपको दिखाना होगा। इसके अलावा जाति प्रमाण पत्र, ये भी राजस्थान के निवासियों के लिए, क्योंकि जो राजस्थान से आउट ऑफ राजस्थान है तो वो तो वैसे भी जनरल कैटेगरी में काउंट होगा, तो उनको तो इससे जाति प्रमाण पत्र की कोई जरूरत नहीं है। तो जो राजस्थान के निवासी है उनको जाति प्रमाण पत्र दिखाना होगा। आपकी जो भी कैटेगरी है उस कैटेगरी का जाति प्रमाण पत्र, अगर आपका जाति प्रमाण पत्र एप्लीकेशन फॉर्म की लास्ट डेट के बाद का बना हुआ तो उसके साथ आपको एफिडेविट भी देना होगा। लेकिन अगर आप SC ST कैटेगरी का और आपका जाति प्रमाण पत्र एप्लीकेशन फॉर्म की लास्ट डेट से पहले का बना हुआ तो आपका वो जीरो पर वैलिड है। लेकिन इस बीच अगर आप EWS कैटेगरी या फिर MBC नॉन क्रीमिलियर या OBC नॉन क्रीमिलियर कैटेगरी के हैं और आपका जाति प्रमाण पत्र 1 साल से ज्यादा पुराना हो गया और एप्लीकेशन फॉर्म की लास्ट डेट से पहले का बना हुआ तो फिर आपको या तो नया बनाइए या फिर एफिडेविट दीजिए। एफिडेविट भी मैक्सिमम 3 साल तक का वैलिड है, अगर 3 साल से भी ज्यादा पुराना है तो फिर आपको नया बनाना होगा। अगर किसी साथी ने फॉर्म फिल किया स्पोर्ट्स कोटे से या PH कैटेगरी से, या किसी महिला ने विडो कैटेगरी या डिवोर्स कैटेगरी से फॉर्म फिल किया तो उसका आपको प्रमाण पत्र दिखाना होगा, और ये सभी प्रमाण पत्र आपके एप्लीकेशन फॉर्म की जो लास्ट डेट थी उससे पहले का होना चाहिए, तभी मान्य होगा, अन्यथा आपके मान्य नहीं होगा। और महिलाओं के लिए मैं बता देता हूं, जो जाति प्रमाण पत्र आप बना रहे हैं या फिर मूल निवास प्रमाण पत्र बना रहे हैं वो आपके पिता के नाम, यानी कि जाति प्रमाण पत्र आपके पिता के नाम और पिता की आय के आधार पर बना हुआ ही मान्य होगा। अगर किसी महिला कैंडिडेट ने अपने पति के नाम का बनाया है तो वो मान्य नहीं होगा।
इसके अलावा हैंड रिटन वाला जो नमूना है वो फॉर्मेट आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिल जाएगा, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में पिन कर रखा। अगर अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया तो आप जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। हस्तलिखित जो हैंड रिटन नमूना है वो आपके हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखा होता है, वही चीज आपको अपनी राइटिंग में लिखना है, उसके नीचे खाली जगह होती है वहां पर, और अपने सिग्नेचर कर देने होते हैं। उसके बाद धूम्रपान और दहेज वाला कि आप धूम्रपान वाला सबसे पहले गुटखा और धूम्रपान का सेवन नहीं करते हैं, तो ये भी फॉर्मेट आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिल जाएगा। ये भी आपको सबमिट करना होगा कि आप गुटखे और धूम्रपान का सेवन नहीं करते हैं। अगर इसका सेवन करते पाए गए तो आपको परीक्षा से यानी कि नियुक्ति से निरस्त कर दिया जाएगा। दहेज वाला भी सभी कैंडिडेट के लिए लागू है, चाहे आप विवाहित है, अविवाहित है, परित्यक्ता महिला है, विधवा महिला, सभी के लिए है, और सभी के लिए अलग अलग फॉर्मेट है। अविवाहित वाले जो भविष्य में दहेज नहीं लेंगे, विवाहित है वो विवाह के समय दहेज नहीं लिया, तो ये अलग अलग फॉर्मेट भी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए और उसी का पिन मैसेज चेक कीजिए, जिसमें आपको स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का फॉर्मेट नाम से देखने को मिलेगा, वही पीडीएफ है आपके सामने। उसके बाद कूट रचित यानी कि आपने किसी भी डॉक्यूमेंट के साथ छेड़छाड़ नहीं की है, कोई भी डॉक्यूमेंट आपका जाली फर्जी नहीं है, सभी सही है, इसको लेकर आपसे कूट रचित शपथ पत्र भी दिखाना होता है। इसके बाद संविधान प्रतिज्ञा वाला यानी कि आप संविधान के कर्तव्यों का पालन करते हैं, संविधान के जो भी रूल है उसके अकॉर्डिंग आप काम करेंगे। अगर संविधान के नियमों का उल्लंघन करेंगे तो आपको नियुक्ति निरस्त कर दी जाएगी, इसको लेकर आपको एक फॉर्मेट देना होता है। संतान संबंधी घोषणा पत्र भी आपको दिखाना होगा, चाहे आप मैरिड हैं, अनमैरिड है तो उनके लिए वहां पर ऑप्शन होता है, अविवाहित हैं तो वो आप लिख सकते हैं, वहां पर उस पर टिक कर देंगे। तो संतान संबंधी घोषणा पत्र भी आपको बताना होगा। अगर किसी को आयु में छूट चाहिए तो उसका भी आपको प्रमाण पत्र दिखाना होगा। इसके अलावा एक विकल्प पत्र होता है, यानी कि किसी कैंडिडेट का अगर सिलेक्शन नॉन टीएसपी और टीएसपी दोनों से हो चुका है तो वो अब टीएसपी में जाना चाहता है या नॉन टीएसपी में, इसके लिए आपको एक विकल्प पत्र प्रस्तुत करना होगा, वो आपको दिखाना होगा। और जिन्होंने फॉर्म फिल करते समय मैरिड लिखा तो उन्हें मैरिज सर्टिफिकेट भी दिखाना होगा, और जिनका 2006 से पहले विवाह हुआ तो उस समय तो मैरिज सर्टिफिकेट बनते नहीं थे, तो उनका जो फॉर्मेट है शपथ पत्र का, मैरिज सर्टिफिकेट का, वो भी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिल जाएगा, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। अगर अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया तो आप जाके ज्वाइन कर सकते हो। वहां पर जो फॉर्मेट दे रखा है उसी फॉर्मेट में आपको डॉक्यूमेंट सेट करने हैं। तो ये सभी इसी तरह आपको डॉक्यूमेंट दिखाने हैं। और जिन पर आरएससीआईटी जिन्होंने के पास नहीं कर रखा है तो उनके जो भी विभाग है, साइंस में आप देखना एडवर्टाइजमेंट में 1-2 विभाग है वो आरएससीआई 12th के साथ आरएससीआईटी सर्टिफिकेट भी मांग रहे हैं, तो उसमें आपकी फिर जॉब नहीं लगेगी। और अगर किसी के डॉक्यूमेंट में कोई कमी है, यानी कि नाम में त्रुटि है, नाम में स्पेस है, इस तरह की कोई गलती है, मिस्टेक है, तो आप एफिडेविट उसके साथ जरूर दीजिए। और अगर किसी ने आवेदन करते समय कैटेगरी गलती से फिल कर ली, यानी कि आप ओबीसी कैटेगरी के हो और फॉर्म फिल करते समय आपने गलती से एससी कैटेगरी कर दिया और अभी आपका जो नंबर आया है वो एससी कैटेगरी के अकॉर्डिंग आई है, तो उस कंडीशन पर क्या होगा, अगर आपकी कट ऑफ आपके जो ओरिजिनल कैटेगरी है जैसे ओबीसी कैटेगरी, तो अगर ओबीसी कैटेगरी की कट ऑफ क्रॉस हो रही है तब तो दिक्कत ज्यादा नहीं होगी, लेकिन अगर आपकी ओबीसी कैटेगरी है और ओबीसी कैटेगरी की कट ऑफ क्रॉस नहीं हुई तो आप एलिजिबल नहीं होंगे। इसके अलावा मैं कल आपके लिए ये भी बता दूंगा कैटेगरी वाइज की फाइनल सिलेक्शन के लिए कौन सी रैंक तक वाले सेफ है, इस पर भी मैं वीडियो लेके आ जाऊंगा इसी यूट्यूब चैनल पर। इसलिए अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। जितने भी डॉक्यूमेंट के फॉर्मेट है उनकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिलेगी, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। अगर अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया तो आप जाके ज्वाइन कर सकते हो, कमेंट बॉक्स में भी पिन कर रखा है। अब किसी भी साथी को किसी भी प्रकार का डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स पूछिए, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और नोटिफिकेशन भी ऑन रखिए, ताकि जब भी विभाग द्वारा लैब असिस्टेंट एग्जाम को लेकर डीवी शेड्यूल जारी किया जाए तो आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से सूचित कर दिया जाए।